हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू स्टडी करेंगे। ये एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी हम अपने चैनल पे स्टडी कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ईएमएफ की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मोर। जब हम बहुत सारी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से हमने जो बहुत सारी सेल्स होती है उनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया, बहुत सारी सेल्स जुड़ी हुई है यहाँ पर हमने, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सीरीज में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें? वोल्टेज। और पैरेलल के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जब हम इन सारी सेल्स को जोड़ते हैं देन वी गेट मोर, क्या मिलेगा हमें? करंट। सीरीज के अंदर हमें मिलती है वोल्टेज ज़्यादा और पैरेलल के अंदर मिलता है करंट ज़्यादा। नेक्स्ट है, सेल्स आर कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग टू गेट मोर। अगर हम उसको मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर, मीन्स कुछ सेल्स तो इस तरह से सीरीज में जुड़ी होगी, इस तरह से सीरीज में, और फिर कुछ सेल्स पैरेलल में जुड़ी होगी। इस तरह बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी होगी, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट हम करते हैं तो इस टाइम पे हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है? वी गेट मोर पावर। सीरीज में मिलती है वोल्टेज ज़्यादा, पैरेलल में मिलता है करंट ज़्यादा और मिक्स्ड ग्रुपिंग में मिलती है पावर ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। कितने ऑर्डर की होती है एवरेज थर्मल स्पीड? मीन्स कोई भी जो मेटल होती है उसको अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देंगे, रूम टेम्परेचर, अब हमें पता है रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? केबी। केबी मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी रूम टेम्परेचर, तो उसके पास ई एनर्जी होगी। अब इस ई एनर्जी की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहाँ पे वी क्या है? थर्मल स्पीड है। तो इस एनर्जी की वजह से, केबीटी की वजह से यहाँ पे कितनी थर्मल स्पीड होगी? यहाँ पर थर्मल स्पीड होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक सेकेंड में कितने किलोमीटर मूव कर सकते हैं? 100 किलोमीटर मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम मीन्स जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अंदर तो उनमें कोलिजन भी होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, फिर यहाँ पे कोलाइड करता है, फिर यहाँ पे कोलाइड करता है, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा। तो इनके बीच की जो ये वाली स्पेसिंग है यहाँ पर वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कोलिजन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर है। तो जब बीच में वो बिल्कुल रिलैक्स होकर मूव करते हैं बिना किसी कोलिजन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है हमारा? -14 सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड को जब हम 10⁻14 से डिवाइड कर देंगे, इतना कम टाइम पीरियड होता है उनका रिलैक्स होने का। इसका मतलब वो इतने सारे कोलिजन करते हैं। विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बट क्या यही फॉर्मूला होगा इसका? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई टाउ बाई एम। ठीक है, ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई से ई कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ई चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन और एम। तो मतलब इसका आंसर बी भी आएगा। ए तो है ही, बी भी है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला भी है क्योंकि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि I = NEA VD।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल। सारे फॉर्मूले होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज। यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t-3 a-2। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ ही। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स हमें ये बताना है कि रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है। तो दोनों ही बताने हैं। रेजिस्टिविटी तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। मतलब जो मटेरियल का नेचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी हो गई मटेरियल की प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी तो आएगी, साथ में लेंथ और एरिया भी आ गया। अब लेंथ का मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ, एरिया मतलब ऑब्जेक्ट का एरिया। तो रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट की। और रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इज। ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का दूसरा नाम है पॉइंट फॉर्म और एक है पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी। पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये तो है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर फर्स्ट वाला आंसर ही मैच कर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, स्पेशली फॉर्मूलों के अंदर और ऐसा यूनिट्स के अंदर और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब जैसे देखो सिग्मा किसके इक्वल होता है? 1/E। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो है ही, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई की जगह क्या होता है? V/D डिस्टेंस। तो यहाँ पे V/L, L भी क्या है? डिस्टेंस। तो C भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा D, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल होती है मीन्स वो सेल जिसको हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज विच इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। जब हम एक सेल को चार्ज करते हैं मतलब एक सेल थी वो ख़त्म हो चुकी है उसकी चार्जिंग, अब हमें उसको रिचार्ज करना है, दोबारा चार्ज करना है। तो उसके लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्जर एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर ये एक सेल है इसको हम चार्ज करते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव होगा उस पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दो, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दो तो चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए पॉइंट सही है। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, ये पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। जब हम चार्ज करते हैं तो हमारे पास V का फॉर्मूला आता है ये, और अगर वो डिस्चार्ज हो रही है मीन्स उससे हम खुद करंट ले रही हैं, डिस्चार्जिंग के टाइम पे V किसके इक्वल आ जाएगा? E-IR। E-IR। तो इसका आंसर अभी के लिए क्या है? बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों ही क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, टोटल चार्ज ऑन वायर इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है? 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर। एक वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फिर इन्होंने पूछा टोटल चार्ज ऑन वायर इज, पूरी वायर पर कितना चार्ज है? अब वायर पर टोटल चार्ज तो कितना होगा? 0। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई टाइम।
अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड मान लो तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए था, 2 कूलम होना चाहिए था। बट इन्होंने वायर पर चार्ज पूछा, ना कि ये पूछा है कि इतना करंट फ्लो करवाने में कितना चार्ज लगता है। इन्होंने पूछा वायर में टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, और ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है? अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की कूलम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जूल पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इफ 10 raised to the power 6 electrons are crossing a cross section of a conductor in 10 raised to the power minus 6 second, then current through the conductor is। अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होगा 10 raised to the power 6, जो कि इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। टाइम इन्होंने कितना दे दिया, 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया इनका टाइम, 10 raised to the power minus 6। अब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power माइनस 6 है, और 10 raised to the power ये भी 6 है। माइनस 6 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगी ऐड। तो यहाँ पर तो बन के 10 raised to the power 12, और यहाँ पे है माइनस 19, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 raised to the power माइनस 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज। मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एसआई यूनिट होती है, उसका भी पता है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ये आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। इसके अलावा एक यूनिट और होती है मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम, ये होती है हमारे पास इसकी एक और एसआई यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट है जो हमारी आई कहाँ से है, ये वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आ गई हमारे पास ये वाली यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। अगर हम क्या कर देंगे, इफ वी हाफ्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर को कितना कर दें, हाफ कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमें बताना है कि अगर हमने क्या कर दिया, हमने एरिया को हाफ कर दिया है, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एरिया को हाफ करते तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर एरिया को हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए, और इसका 2 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज। एक मेटल के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और टाउ।
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन म्यू ई एंड रो? म्यू ई मोबिलिटी, रो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये वाला रिलेशन होगा। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? रेजिस्टिविटी के। फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन ई म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी इंक्रीज एल 2 times of a conductor then the resistivity of a conductor becomes। रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो तो सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है कि जो हमने मटेरियल लिया है वो किस नेचर का है, कौन सा मटेरियल लिया है। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या है? अब जो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो तो क्या होती है हमारे पास? ओम होती है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओम है। इन्होंने पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा। सिग्मा किसका इन्वर्स होती है? रेजिस्टिविटी का। अब अगर हम बोले कि रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या है? रेजिस्टिविटी की यूनिट है हमारे पास ओम मीटर। ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम का उल्टा महो, मीटर का उल्टा पर मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। रेजिस्टिविटी किस पे इंडिपेंडेंट है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन पे क्या डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट किसके है? सी के, मीन्स डायमेंशन ऑफ मटेरियल के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ए वायर हैविंग ए लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू स्मॉलर वन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होगा? NEAVD। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को जब उस साइड लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, अगर हम मूव कर रहे हैं लार्ज एरिया टू ए स्मॉलर वन, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर। कॉपर क्या होती है? एक मेटल होती है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो मेटल होती है वो उसका रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कुछ भी हो सकता है, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे होगा ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये होता है एलॉयज के अंदर। जो बहुत सारे एलॉयज होते हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन टाइप, उनके लिए ग्राफ होगा ये। कॉपर के केस में हमारा ग्राफ होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंसुलेटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल। अगर हम ले रहे इंसुलेटर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी। जो सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तभी तो इनका ग्राफ आता है इस तरह से टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो डिक्रीज होगी। फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन थ्रू ए रेजिस्टेंस वेरीज एज। पावर डिसिपेशन, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू V² बाई R,
और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इन्होंने रेजिस्टेंस दिया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे नहीं, तो फॉर्मूले रह गए ये दोनों, इन्हीं दोनों में से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो एक रेजिस्टेंस के अंदर से पावर डिसिपेशन क्या होगा, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर के। तो ऑप्शन में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ए हीटर वायर मस्ट हैव, जो हीटर वायर होती है उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, हाई। हीटर वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और उसकी रेजिस्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई और रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करंट ड्रॉन विल बी मैक्सिमम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमें मैक्सिमम कब मिलता है, कब मिलेगा, जब हम लोड को क्या करेंगे, लोड कम करना पड़ेगा या फिर लोड ज़्यादा करना पड़ेगा हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या करना है, लोड को बड़ा रखना है। अगर हमारा लोड बड़ा होगा, आर अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन है आर से, तो उस टाइम पे हम मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कर सकते। पैरेलल के अंदर लोड को कम करना पड़ेगा। अगर हम पैरेलल में चाहते हैं कि करंट हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, तो लोड को कम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो ईएमएफ होती है वो किसके इंडिपेंडेंट होती है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इंडिपेंडेंट होती है। तो फिर डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन है, इफ n सेल्स ऑफ ईच ईएमएफ ई, अगर हमारे पास n सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है n, और उन सभी की ईएमएफ है e, एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर, सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है और उसकी वैल्यू कितनी है r, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन सभी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी। अब हमें पता है कि पैरेलल के अंदर ईएमएफ क्या रहती है, सेम रहती है, जितनी सभी सेल्स की ईएमएफ है, तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी e, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितनी बार करेंगे हम, जितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितनी सेल है, n सेल्स है, तो n/r, ये तो आ गया 1/rp की वैल्यू, तो यहाँ पे rp किसके इक्वल आ जाएगा, rp आ जाएगा r/n, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रीज इज बैलेंस्ड देन इट मीन्स, अगर एक व्हीटस्टोन ब्रीज है वो बैलेंस्ड हो चुका है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो करंट इन ब्रीज आर्म, जो ब्रीज की आर्म है, मतलब जो इस तरह से हम ब्रीज बनाते थे, ये हो गया, और इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे हम, गैल्वेनोमीटर जी, तो ये जो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इस आर्म को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज आर्म बोलते हैं, ब्रीज आर्म। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, बिल्कुल सही है, जब ब्रीज बैलेंस्ड हो जाता है तो ब्रीज आर्म के अंदर कोई करंट नहीं होता है। सेकेंड, एट बोथ टर्मिनल ऑफ ब्रीज आर्म पोटेंशियल इज सेम, ब्रीज के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, एक जैसा पोटेंशियल रहता है। अब ब्रीज आर्म में हमने बोला करंट कितना होगा, जीरो, करंट जीरो कब हो सकता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ना करता हो, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए व्हीटस्टोन ब्रीज इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल,
अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉट चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कांट बी यूज्ड टू मेजर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड होता है उसका यूज हम कहाँ पे नहीं कर सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज हम ना तो बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने में यूज कर सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे जो कॉपर स्ट्रिप्स होगी उनका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट कितना हो जाएगा? 0, या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और उतने लो करंट को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? मॉडरेट रेजिस्टेंस के लिए, मॉडरेट रेजिस्टेंस के लिए हम उसका यूज करते हैं। मॉडरेट रेजिस्टेंस मीन्स ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर विल हैव इट्स कॉइल। एक जो गैल्वेनोमीटर होता है, इस तरह से गैल्वेनोमीटर और इसके साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स क्या बन जाता है? वोल्टमीटर बन जाता है। ये बन गया वोल्टमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते तो सीरीज में और रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम क्या होगा? वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना। V किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज को वो ज़्यादा अच्छे से मेजर कर सकता है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए जब हम गैल्वेनोमीटर से सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ के वोल्ट मीटर बनाते तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत हाई वैल्यू होगी और रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम्स वेरी सेंसिटिव व्हेन। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब उसकी चारों आर्म्स के अंदर रेजिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। 38th क्वेश्चन, कॉपर वायर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। कॉपर वायर को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कनेक्टिंग वायर के तौर पे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर वायर कंडक्टिंग होता है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इस वजह से। पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम और मैंगानीज। जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है उसका यूज हम कहाँ पर किससे बनाते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर को नाइक्रोम और मैंगानीज के एलॉय से। सिर्फ इन्हीं से क्यों बनाते? कॉपर, एल्यूमिनियम, इनसे क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो नाइक्रोम और मैंगानीज होते हैं वो एलॉयज होते हैं और इन सभी का रेजिस्टेंस हाई होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? लो होता है। मीन्स अगर टेम्परेचर वेरी करता है, बार बार चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट इसके रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए potentiometer we prefer longer breeze wire because it will have longer breeze wire। पोटेंशियोमीटर के अंदर देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है K, जिसका फॉर्मूला होता है V/L। अगर वायर हम लेंगे लॉन्गर ब्रीज वायर, L की वैल्यू, लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगी तो K क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर वो बहुत स्मॉल है तो मतलब वो जो पोटेंशियोमीटर बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि वो स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर कर लेता है। तो इसका बेस्ट होने का मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो लार्जर या लॉन्गर ब्रीज वायर लेने से क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हो जाएगा स्मॉल। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमारा होगा स्मॉल और मोर सेंसिटिव। मीन्स यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बिकम्स मोर सेंसिटिव। जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा।
Next question. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform area of cross section. Which of the following quantities remains same? अब देखो इन्होंने कहा है कि ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटालिक कंडक्टर। करंट इन्होंने क्या दे दिया कि कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट कांस्टेंट है। एंड नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज हो रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, तो इनमें से क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? तो देखो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला देख लेते। करंट का फॉर्मूला क्या था? NEAVD। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा NI/NEA। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एरिया के, मतलब एरिया अगर चेंज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो इन्होंने बोला नॉन यूनिफॉर्म एरिया, मतलब एरिया चेंज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। फिर नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो होती करंट डिवाइड बाई एरिया है, एरिया कांस्टेंट है तो J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाती है हमारी? चेंज हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद थर्ड क्वांटिटी कौन सी रह गई जो सी ऑप्शन में दी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो एरिया पर डिपेंड करती है? हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ थी, क्या थी? J=σE। तो यहाँ पर देखो जब J चेंज हो रहा है, J करंट डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन होगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire P is half the diameter and half the length of wire Q of similar material। एक जो वायर P है उसका डायमीटर जितना Q का डायमीटर है उसका हाफ है। अगर Q का डायमीटर D है तो इसका डायमीटर D/2। अगर Q की लेंथ L है तो P की लेंथ है L/2। सेम मटेरियल के, मतलब रेजिस्टिविटी P की और Q की इक्वल है, तो हमें इनका रेशियो बताना है, रेजिस्टेंस का रेशियो। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2:1। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सप्लाई। एक हीटर को हमने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। आफ्टर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। देन इट्स इनिशियल करंट विल बी, तो उसका इनिशियल करंट क्या होगा? उसका इनिशियल करंट होगा स्लाइटली हायर देन इट्स स्टेडी करंट। अब इसका मतलब क्या है? अगर इनिशियल करंट हमारे पास ज़्यादा होगा, करंट अगर शुरू में ज़्यादा है, करंट के ज़्यादा होने की वजह से जो हीटिंग है वो क्या होगी? हीटर के अंदर ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। हीट बढ़ गई तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वही हो रहा है, जब हम हीटर को ऑन करते तो बहुत हाई करंट लेता है, उसकी वजह से क्या होता है? जैसे ही हम हीटर ऑन करेंगे तो बाकी घर के अंदर जो लाइट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट वो ड्राइव कर लेते हैं और उसकी वजह से हीटर के अंदर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद करंट डिक्रीज हो जाता है हीटर के अंदर और बाकी घर के अंदर भी लाइट क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल हैविंग एन EMF E, एक सेल जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास एक सेल है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और ये इस सेल का खुद का रेजिस्टेंस है स्मॉल r। इस सेल की EMF है E, यहाँ पे इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा I। मान लेते कि इसकी वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है? यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे E किसके इक्वल हो जाएगा? V + IR।
क्योंकि यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर है, जो इसमें ड्रॉप हो रही है तो V, और इसमें भी करंट गया आई आर, तो टोटल EMF E है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ और यहाँ। अब V, यहाँ पे V क्या है, V है V इज इक्वल टू आई आर। इन्होंने बोला एज द रेजिस्टेंस R, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस R को इंक्रीज करेंगे, अगर R इंक्रीज होगा तो V के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर R इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए ये, बट हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो V इज इक्वल टू है आई आर, अगर R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, बट कुछ टाइम तक, थोड़ी देर तक तो वो क्या होगा, V बढ़ता जाए, R बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब R के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। R बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो V कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया B। नेक्स्ट, when a metal conductor connected to left gap of meter breeze is heated, the balancing point, इसका आंसर क्या आएगा, shift toward right। जब एक मेटल कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं लेफ्ट गैप के अंदर, तो उस टाइम पे मीटर ब्रीज है वो हीट हो जाएगा, और उसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ, क्योंकि हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो बैलेंसिंग पॉइंट है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 वायर्स द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन 7th वायर, द शिफ्ट बैलेंस पॉइंट ऑन 9th वायर वी शुड। अब देखो 10 वायर्स हैं, बैलेंसिंग पॉइंट मिला 7th वायर पर, हमें चाहिए वो 9th वायर के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस जो है सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज कर दो। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, करंट के डिक्रीज होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिक्रीज होने से जो बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है K के, बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है K के। अब अगर K डिक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होने का मतलब पहले वो अगर 7th वायर पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था, अब होगा 9th वायर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज ए वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द increase in value of resistance R, the shift in balance point J will be, कहाँ पर शिफ्ट होगा, टूवर्ड B। ये पहले वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है, वही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। टाइप रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, देखो अगर एक ह्यूमन बॉडी वेट है, उसके पैर गीले या हाथ गीले, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, कितना लो होता है, 100 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है। अगर एक ह्यूमन बॉडी ड्राई है तो उसका रेजिस्टेंस होता है किलो ओम्स के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा किलो ओम, 12 किलो ओम, क्योंकि जनरली हम ड्राई बॉडी को ही हम क्या लेते हैं, जनरल केस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विद 2 इक्वल रेजिस्टर, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, इससे हम कितने रेजिस्टेंस बना सकते हैं, इससे हम 2 रेजिस्टेंस बना सकते हैं। एक बार तो दोनों को सीरीज में जोड़ दो और एक बार दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो 2 रेजिस्टेंस से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ओनली 2 कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 3 इक्वल रेजिस्टर्स, 3 इक्वल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, उससे कॉम्बिनेशन बताने। तो देखो सबसे पहले तो तीनों को कैसे कर दो, पैरेलल में 1 कॉम्बिनेशन, फिर तीनों को कैसे कर दो, सीरीज में 2 कॉम्बिनेशन, फिर हम 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में करेंगे 3 कॉम्बिनेशन, फिर हम 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में करेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF ऑफ ए कार बैटरी इज अबाउट,
जो कार बैटरी होती है उसकी ईएमएफ कितनी होती है हमारे पास 12 वोल्ट होती है। जो कार बैटरी है उसकी ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, अल्फा उसकी यूनिट क्या होगी? अल्फा की यूनिट क्या होती है हमारे पास यहाँ पे यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, अल्फा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे सेकेंड यूनिट के एमसीक्यू। अगर आपको बाकी यूनिट्स के भी एमसीक्यू चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।